Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and as you know that we are dealing with work, power and energy. And yesterday I have been uh, trying to solve some problems related to this topic. We have already finished it, and we will today, inshallah, we will solve these problems, and that will be the end of this chapter. तो कल मैंने आपको 5-6 प्रॉब्लम्स दिखाई थी, तो आज मैं आपको 2-4 प्रॉब्लम्स और दिखाऊंगा, ठीक है. So our first problem is today this is problem number 7. 6 मैंने आपको पहले ही बताया दिखाए हैं, तो आज हम 7वां प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन you must try to see what is the topic with which it is related. A bullet weighing 10 gram is fired with a velocity 800 meter per second. तो एक बुलेट है जो फायर किया हमने गन से, तो उस बुलेट की स्पीड जो है, बुलेट का जो मास है वो 10 ग्राम है और उसकी जो स्पीड है वो 800 मीटर पर सेकंड है, ठीक है. आफ्टर पासिंग थ्रू ए मड वॉल 1 मीटर थिक, तो सामने जब वो है, वो सामने उसको मड वॉल था, कीचड़ का एक वॉल था, ठीक है, दीवार था, तो वो उस पे लग गई. तो वो जो दीवार था वो 1 मीटर मोटा था, 1 मीटर मोटा था, लेकिन कीचड़ का था, ठीक है. तो जब उसने उसको क्रॉस किया, तो दूसरी तरफ से जब हमने देखा, जो वेलोसिटी थी इस बुलेट की वो डिक्रीज हो गई, वो सिर्फ रह गई थी 100 मीटर पर सेकंड. यानी दीवार से इस साइड में वो 800 मीटर पर सेकंड थी, उसकी स्पीड बहुत थी, लेकिन जब उसको दीवार क्रॉस करना पड़ा, वो मड था, मड को क्रॉस करना पड़ा, तो दूसरी साइड में जब हमने उसकी रफ्तार देखी वो कम हो गई थी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी सिर्फ 100 मीटर पर सेकंड रह गई थी. तो हमसे कहा जा रहा है फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल ऑन द बुलेट, कि उसने कितना रेजिस्टेंस उसको ऑफर किया है, यानी कितना फोर्स. रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑफर, ये फोर्स, रेजिस्टेंस का मतलब होता है फोर्स. जिस तरह अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो आप बीच में आगे आप खड़े हो गए, आप मुझे जाने नहीं देते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको धक्का मारता हूँ लेकिन आप वापस मुझे धक्का मारते हो, ये रेजिस्टेंस, ठीक है. तो यहाँ पे भी हमें यही जो बुलेट है उसको मारने आगे नहीं जाने दे, वो गई आगे, लेकिन उसने उसको रोका, थोड़ा बहुत उसकी स्पीड कम कर दी. जब किसी चीज की आप स्पीड कम करते हो तो इसका मतलब है आपने उसको रेजिस्टेंस ऑफर किया, तो वही रेजिस्टेंस हमने निकाली. जब रेजिस्टेंस निकालना है इसका मतलब हमें फोर्स निकालना है, हमें फोर्स निकालना है कि मड ने कितना फोर्स लगाया किस पे, बुलेट पे. तो अब मैंने इसको सॉल्व किया. नीचे यहाँ पे जो हमें दिया गया है, जो चीजें दी हुई है वो पहले लिखनी होती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है पहले वो लिखनी. पहले हमें 10 ग्राम का मास दिया है बुलेट का, तो मैं लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा है m इक्वल 10 ग्राम. तो क्योंकि हमें यूनिट ऐसा यूनिट में होना चाहिए, ठीक है. जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे सबको पहले कन्वर्ट करो ऐसा यूनिट में. तो ग्राम, जो ग्राम है मास का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है, इसलिए मैंने 10 ग्राम को पहले क्या बनाया है मैंने 10 ग्राम को किलोग्राम बनाया. तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 10 को 1000 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 0.01 kg, ठीक है. जब आप 10 ग्राम को क्या 1000 से डिवाइड करोगे तब उसको किलोग्राम बन जाएगा. इसी तरह एस हमारा 1 मीटर, जो वॉल है जिसको क्रॉस करना है वो कितना है 1 मीटर का है, तो वो यानी जो मीटर जो है वो ऐसा यूनिट है लेंथ का, तो इसलिए इसको चेंज नहीं करना है. तो यू जो इनिशियल वेलोसिटी थी वॉल से इस साइड में, जब गन से हमने फायर किया वॉल से इस साइड में, तो उस वक्त जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी यू, वो थी 800 मीटर पर सेकंड. तो वॉल के उस साइड में जो वेलोसिटी है वो वी है, दैट इज 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है. तो अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालिए दीवार से इस साइड में, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे दीवार के उस साइड में. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज फार्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv स्क्वायर. सो के ई आई दैट इज आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर की v के बदले हमें यहाँ पे u लिखना है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है. सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m का वैल्यू मैंने 0.01 दिया है जो मैंने ऊपर निकाला है, और इनिशियल वेलोसिटी u है वो 800 है, 800 स्क्वायर. तो जब हम यहाँ पे 1 इंटू 0.01 इंटू 800 करते हैं, यानी 800 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 0.101 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बनता है 6400.
डिवाइड बाय जो नीचे यहाँ पे 2 था, ये 2 इसको मैंने इससे यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये लास्ट में हमें बन निकलता है 3200 3200 जूल निकलता है हमें काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की थी बुलेट। अब उसको दीवार को क्रॉस करना है, ठीक है। जब उसने दीवार क्रॉस की तो उस साइड में जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी वो फार्मूला है KEF, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 mv स्क्वायर v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू हमने सबस्टिट्यूट किया, मास का वैल्यू सबस्टिट्यूट किया, वही जो था, मास तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर बुलेट इस साइड में 10 ग्राम थी तो उस साइड में भी 10 ग्राम ही होगी, यानी 0.01 किलोग्राम होगी, तो 0.01 ही वैल्यू दिया उसका, ठीक है। लेकिन अब वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो गई, वो 800 इस साइड में थी, उस साइड में वो 100 ही रह गई, तो 100 स्क्वायर। तो ये बात जब 100 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100,000 को, ठीक है, 100 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते, फिर उसको 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो बनता है 100 ही, क्या बनता है 100 ही। और फिर उससे उस 2 से डिवाइड करते हैं, इस 2 से, जो यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, इस 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो वो निकलता है 50 जूल। 100 डिवाइड बाय 2 इज 50। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी 50 जूल रह गई, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 3200 जूल थी, लेकिन दीवार की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो वो 50 जूल रह गई। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो डेल के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल के ई मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। के ई हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और के ई आई हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो डेल के ई निकलता है 50 माइनस 3200, ठीक है। 3200, तो वो लास्ट में निकलता है डेल के ई इज इक्वल टू -3150, तो नेगेटिव निकल गई इसके काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, -3150 जूल। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमने पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोलता है, वर्क डन बाय द एवरेज रेजिस्टेंस और एवरेज फोर्स, जो रेजिस्टेंस मॉड ने ऑफर किया है, उसने कितना वर्क किया है, ठीक है। सो वर्क डन बाय द average resistance offered by the mud, that average resistance is offered by mud wall is given by, वो हमें पता है, work done is equal to change in kinetic energy, ये याद रखना, work done is equal to change in kinetic energy, यानी जितने मड वाल ने उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज की है, उतना ही मड वाल के जो फोर्स उसने ऑफर किया है, उसने उतना काम किया, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने उधर निकाला, दैट इज -3150 जूल, जो हमने निकाला है अभी पहले ऊपर, ठीक है। अब हमें पता है वर्क का जो फार्मूला है, दैट इज F डॉट S, सो F डॉट S इज इक्वल टू -3150 जूल, क्योंकि वर्क किसके बराबर होता है, F डॉट S के बराबर। तो F डॉट S, A डॉट B होगा AB cos थीटा, तो F डॉट S हो गया FS cos थीटा, सो FS cos थीटा इज इक्वल टू -3150 जूल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा भी है थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 वैसे थीटा इज इक्वल टू 0, या थीटा कितना होगा, हम यहाँ पे पहले देखेंगे, मुझे लगा 0 नहीं होगा, 180 होगा, ये वॉल है, ठीक है। तो जब बुलेट यहाँ से आ रही थी, ये डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो गया, ये S है, ठीक है, तो फोर्स इसने इस साइड में लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो रेजिस्टेंस है, या रेजिस्टेंस F और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल पाई बन जाएगा, तो पाई अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो वहां पे भी पाई लिखना, ठीक है। पाई होता है 180, लेकिन cos पाई भी 0 के बराबर 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया F, ठीक है, F का वैल्यू मैंने F ही लिखा है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमने ऊपर लिखा, वो 1 है, 1 मीटर है, वॉल पे जो है ना थिकनेस ऑफ द वॉल, मड वॉल, दैट इज 1 मीटर, और cos 0 या cos पे वो 1 के बराबर निकलता है, ठीक है। तो जब F को 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो F ही निकलेगा, तो हमें ये निकलेगा F इज इक्वल -3150 न्यूटन निकलेगा, ये फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। नेगेटिव साइन इंडिकेटर्स force applied by mod wall is opposite to the direction of velocity of bullet, ठीक है, जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया, इसलिए नेगेटिव साइन वहां पे है। therefore resistance offered by mod wall is equal to 3150 न्यूटन, इतना फोर्स लगाया था mod wall ने किस पर, बुलेट पे, जिसकी वजह से उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज की थी।
दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब सेकंड प्रॉब्लम हम देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8, ये 7 था, 7 हमने कंप्लीट किया। अब प्रॉब्लम 8 करेंगे। प्रॉब्लम की 8 क्या है? एसीटोन ऑफ मास 0.4 kg, ये पत्थर है हमारे पास जिसका मास है 0.4 kg, इज थ्रोन वर्टिकली अप, ये हमने ऊपर फेंकी विथ ए स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। तो उसकी स्पीड कितनी थी? 9.8 ऊपर की तरफ हमने फेंकी। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर हाफ सेकंड। ठीक है, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालने। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मान लीजिए आफ्टर 1 सेकंड ये यहाँ पे पहुंच गया ये सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक इसको 1 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, मान ठीक है, हो सकता है 2 सेकंड के बाद ये ऊपर चला जाए, हमें उसके साथ कुछ लेना देना नहीं। हमें सिर्फ 1 सेकंड के बाद देखना है कि 1 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुंची। तो यहाँ पे क्योंकि इट इज एट सम सर्टेन हाइट नाउ, अब इसकी हाइट जो है वो ये है h। ठीक है, तो इसका मास भी है, मास इसका दिया हुआ है, कितना मास है इसका? 0.4 kg। तो स्टून का मास भी है, स्टून के यहाँ पे हाइट भी है। ठीक है, और एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वो भी यहाँ पे है। ठीक है, जो इसको वापस लाने की कोशिश करेगा स्टून को। तो यहाँ पे इसका इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, जिस चीज को भी एम भी होगा, जी भी होगा और एच भी होगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी होती है। कोई भी चीज जो जमीन से ऊपर होगी उसको पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब स्टून जो है हमने ये जमीन पर थी तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, लेकिन हमने इसको ऊपर फेंका। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको यू दिया था, यहाँ पे हाथ से जो मैंने इसको वेलोसिटी दी थी वो यू थी। ठीक है, वो तो यू भी हमें उधर दिया हुआ है, यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड। तो टी जो है, टी कितना है? 1 सेकंड के हाफ सेकंड देखना है, 1 सेकंड नहीं लेना है, आफ्टर हाफ सेकंड। टाइम जो है दैट इज 1/2 सेकंड, यानी 0.5 सेकंड। वो उस 0.1 सेकंड के बाद हमने ये देखना है कि उसकी जहां पे ये 0.1 सेकंड के बाद होगी, जिस हाइट पे भी होगी, वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तब इसकी जीरो होगी जब ये रुकेगा। अभी ये चल रही है ऊपर, लेकिन हमें मान लीजिए 3 सेकंड के बाद इस रुक जाएगी, तो आधे सेकंड के बाद ये कहीं पे होगी, चल रही होगी। ठीक है, वहां पे हमें उसको देखना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वहां पे, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये निकालना है। तो क्या दिया हुआ है हमको? मास दिया हुआ है स्टूल का और इनिशियल वेलोसिटी दिया है। तो अब मैंने इसको भी सॉल्व किया है। हियर मास ऑफ द स्टूडेंट m इज इक्वल टू 0.4 kg है। यहाँ पे सॉरी मैंने kg लिखा है, तो आप kg लिखना है इसको, ये kg है। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम है 1/2 सेकंड, दैट इज 0.5 सेकंड, ये दिया हुआ है आपको। फिर मैंने यहाँ पे यूजिंग द रिलेशन, अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे चाहिए वेलोसिटी, मास तो पता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv², यानी v चाहिए मुझे, v कितना है, तब हमें वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। इसलिए मैंने ये रिलेशन पहले v ढूंढना है, v कहां से मैं ढूंढूंगा? इस रिलेशन से, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये रिलेशन है। ठीक है, तो फिर इसको मैंने लिखा है v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, क्योंकि ये एक्सलेरेशन यहाँ पे दैट एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब भी कोई चीज आप ऊपर फेंकोगे तो जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है उस वक्त उसका वैल्यू नेगेटिव होता है। जब आप ऊपर से किसी चीज को नीचे फेंकोगे तो उस वक्त जो जी का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस वक्त मैं ऊपर की तरफ पत्थर को फेंक रहा हूँ, इसका मतलब हो गया जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है वो नेगेटिव होगी, उसका नेगेटिव वैल्यू देना है। और हमें पता है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू 9.8 होता है। तो वही वैल्यूज मैंने यहाँ पे सबूत किया है। u इज इक्वल टू 9.8, ये जो उधर से दिया था, जी इज इक्वल माइनस 9.8, क्योंकि जी का वैल्यू 9.8 है, लेकिन मैंने नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ इसको। और टाइम जो है वो टी का वैल्यू वो 0.5 है जो दिया हुआ है उधर से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9.8। अब इसको 9.8 जो है इसको मैंने 0.5 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, तो वो निकलता है 4.9। तो ठीक है, और ये प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब 9.8 से 4.9 काटेंगे तो हमें निकलता है v इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब ना ये 9.8 से 4.9 काटेंगे तो 4.9 बच जाएगा, निकल गया हमें ये। अब मुझे आसान होगा काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इधर ही चाहूँ तो इधर ही काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, लेकिन मैं फिर वो नीचे निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर भी मैं सीधे फार्मूला लिखूंगा कि इज इक्वल 1/2 mv², एम भी मुझे पता है, अब v भी निकाल दिया मैंने, मैं आसानी से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ आफ्टर 1 सेकंड। ठीक है, इसी तरह से अब
मुझे पोर्शन एनर्जी निकालनी है। पोर्शन एनर्जी किसके बराबर होता है बताओ, किसके बराबर होता है? वो एम जी एच के बराबर होता है। एम तो मुझे पता है, जी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी मुझे पता है। अब एच चाहिए मुझे, ये एच कितना है ये मुझे पता नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक रिलेशन यूज किया, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ऐसे ये फार्मूला मैंने यूज किया है, ठीक है। इसका मतलब हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। ए के बदले मैंने जी लिखा है, और एस डिस्प्लेसमेंट के बदले मैंने एच लिखा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। अगर इस साइड में जाता तो फिर मैं एस लिखता, इस तरह होता, ठीक है। यहाँ पे मैं एस लिख सकता था, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो फिर एच लिखना होता है। ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो। आपके पास एक और फार्मूला एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, वो भी आप यूज कर सकते हो। वहां पे फिर ए के बदले आपको जी लिखना है, वो भी यूज कर सकते हो, उससे भी ये निकलेगा। तो अब v मुझे पता है, ठीक है। ये मैंने लिखा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी एच। अब v का वैल्यू हमने ऊपर निकाला है 4.9, ठीक है। स्क्वायर के बदले मैंने स्क्वायर ही लिखा है। माइनस u का वैल्यू हमें 9.8 दिया, तो स्क्वायर के बदले मैंने स्क्वायर ही लिखा है। इज इक्वल टू 2 इंटू जी का मैंने फिर से नेगेटिव वैल्यू रखा है -9.8, और एच का मैंने एच ही रखा क्योंकि एच मुझे निकालना है। तो ये निकलेगा 24.01, ठीक है, माइनस 96.04 इज इक्वल टू माइनस 19.6 एच। जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, स्क्वायर वालों को, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हमें निकलता है -72.03 इज इक्वल टू माइनस 19.6 एच। अब जो राइट साइड में -19.6 है, उसको मैंने लेफ्ट साइड में लिया है, तो वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये बन जाएगा -70.03 डिवाइड बाई -19.6 इज इक्वल टू एच। इसका मतलब हो गया एच इज इक्वल टू 3.675, ठीक है। अब लगाओ काइनेटिक एनर्जी और पोर्शन एनर्जी की फार्मूला सीधे। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर हाफ सेकंड इक्वल 1/2 एम स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 1/2 के बदले 1/2 एम का वैल्यू है 0.4 जो आपको दिया हुआ है उधर, और वी का वैल्यू हमने निकाला 4.9 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकलता है, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 1 को 0.4 को 4.9 को दो बार, फिर 4.9 को, ठीक है। तो वो बन जाएगा 9.604 डिवाइड बाई ये 2 जो इसको नीचे 2 था, ठीक है, ये 2। तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी 4.802 जूल। So potential energy after half second will be mgh, फार्मूला है, ठीक है। m का वैल्यू मैंने दिया 0.4, g का दिया 9.8, ठीक है, और h का दिया है 3.675। तो potential energy after half second will be 14.406, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 9। Problem number 9 क्या, a train has a constant speed of 40 मीटर पर सेकंड on a level road। एक लेवल ट्रैक पे या लेवल रोड आप बोलिए, उस पर ट्रेन चल रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉइंट ए पे उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, पॉइंट बी जो बहुत दूर है उससे वहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड, पॉइंट सी जो उससे भी दूर है वहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी स्पीड, ठीक है। जब किसी की चीज कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे से चलता है, चाहे बस चले, चाहे एरोप्लेन चले, चाहे ट्रेन चले, चाहे या कोई बॉडी चले, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, उस वक्त उसका उस पे नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। अगर जो उस पे फोर्सेस एक्ट कर रही है, मतलब ट्रेन जो है वो रोड पे चल, ट्रैक पे चल रही है, उसके ऊपर एक फोर्स मैं आपको बताऊंगा, वो ग्रेविटेशन फोर्स है, वो एक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा फोर्स वहां पे होगा जो उस ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट को खत्म करेगा, इसलिए नेट फोर्स जो है वो जीरो बन जाएगा। ये ऐसी बात है जिस तरह अगर आपके दाएं हाथ को कोई बंदा खींचता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में बाएं हाथ को खींचता है, ठीक है, लेकिन आप हिलते नहीं है, जितना फोर्स वो लगा था उतना फोर्स ये भी लगा, फोर्स तो लगता है आपको, लेकिन नेट फोर्स आप पे जीरो है। जब नेट फोर्स जीरो, तो आप में एक्सेलरेशन होगी, आप मूव नहीं करोगे, आप अपनी जगह पे रहोगे, तो एक्सेलरेशन आप में जीरो होगी। तो यही बात यहाँ पे, यानी जब किसी चीज पे नेट फोर्स जीरो होता है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होती है, लेकिन जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, उस यूनिफॉर्म आप खुद देख सकते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, हर जगह पे वेलोसिटी सेम है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो। तो ये बात याद रखना। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक ट्रेन चल रही है, उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट स्पीड है उसकी, ठीक है। ये लेवल रोड पे चल रहा है। तो जो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है वो 3 इंटू 10⁴ न्यूटन। फाइंड द पावर ऑफ द इंजन। अब आपको पावर की, पावर भी पढ़ा है हमने, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पे हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ठीक है। एनर्जी पे हमने सॉल्व किया, अब पावर पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
जो इसका मेन टॉपिक था ना इसका, वही हम अब सॉल्व करेंगे क्या। वर्क के प्रॉब्लम सॉल्व किए, एनर्जी के भी, अब पावर का प्रॉब्लम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइंड द पावर ऑफ द इंजन, आपको इंजन का पावर बताना है कि उसका पावर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ इज इक्वल टू आर, आर हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट इज 3 × 10⁴ जो ड्रैग फोर्स जो लगा रहा था ना फोर्स इस पे, किस पे, तो वो 3 × 10⁴ था। फ्रिक्शनल फोर्स भी आप इसको बोल सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्रिक्शन, दैट इज 3 × 10⁴ और वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। हमें पता है पावर किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, सो P इज इक्वल टू W/T। अब वर्क डन किसके बराबर होता है, F.S, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, F.S, W इज इक्वल टू F.S, W के बदले मैंने F.S लिखा है, T जो यहाँ पे नीचे था वो T यहाँ पे जो नीचे था यहाँ पे मैंने T ही लिखा है। ठीक है, अब F के बदले मैंने F ही लिखा है। अब V कहाँ से आ गया, S/T, डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी। So that is FB cos, A dot B is AB cos theta, F dot B is FB cos theta। थीटा जो यहाँ पे है वो 0 है, ठीक है, therefore cos 0 is 1। So ultimately we get FP is equal to FV, जो P हमें किसके बराबर निकला है, FV के बराबर। अब F कितना है, 3 × 10⁴, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो 40 है। तो इस तरह से पावर निकलेगा 12 1,20,000 वाट, यानी 1,20,000 वाट निकलेगा हमें पावर। तो अगर आप इसको फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखोगे, दैट विल बी 1.2 × 10⁶, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अगर लिखोगे, क्योंकि इसमें 5 जीरो है, तो जब हमने यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट डाला तो 6 जीरो बन जाएगी। ठीक है, वरना 5 जीरो थे यहाँ पे ऊपर, तो छठा जीरो वहीं से आ गए। अगर हम ये पॉइंट नहीं डालेंगे तो फिर 5 जीरो लिखना है, 10⁵ ही लिखना है। तो जब हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो जो ये क्वांटिटी होती है यहाँ पे मल्टीप्लायर, जिसको हम बोलते हैं, ये मल्टीप्लायर, दिस मस्ट बी लेस देन 10, ये इट मस्ट बी लेस देन 10, ये याद रखना, एंड ग्रेटर देन 0। अगर मैं 12 रखा वहां पे तो वो ग्रेटर देन 10 था, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से कम भी नहीं होना चाहिए, फिर बनाते हैं हम ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आई होगी। अब है एक और प्रॉब्लम, देखिए, ये स्प्रिंग फोर्स एनर्जी आपका स्प्रिंग जो आपने पढ़ा है वो पढ़ाएंगे आपको। पावर का तो आपको आ गया एक क्वेश्चन, अब स्प्रिंग भी आपने पढ़ा है, इसमें तो स्प्रिंग का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो दो स्प्रिंग है हमारे पास, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है 1500 न्यूटन पर मीटर और दूसरे का है 3000 न्यूटन पर मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और स्ट्रेच विद द सेम फोर्स, तो उन दोनों पे हमने फोर्स लगाया और उनको स्ट्रेच किया, खींचा बाहर उनको। ठीक है, calculate their potential energy, compare, calculate the ratio of their potential energy, रेशियो हमें निकालना है। तो रेशियो भी बोल सकते हैं, आपको पहले निकालना है कि जो स्प्रिंग 1 है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, स्प्रिंग 2 जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ये याद रखना, जब भी आप किसी स्प्रिंग को, जो इलास्टिक स्प्रिंग होते हैं, उसको खींचोगे, अगर आप उसको छोड़ोगे तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है वो किस वजह से वापस आ जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वही आपको देखना है कि उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग 1 में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो स्प्रिंग 2 में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स, हमें पता है, तो वापस पहले कौन लाएगा उसको, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स। जितना आप उसको डिस्प्लेस करोगे, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये यहाँ तक ही थी, फिर आपने इस स्प्रिंग को यहाँ से लिया, यहाँ तक डिस्प्लेस किया, तो यहाँ आपने इसको पहुंचाया, इसको खींचा आपने, ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स इसका। अब अगर आप यहाँ से इसको छोड़ोगे यहाँ से, तो ये यहाँ पे वापस आ जाए, ये स्प्रिंग। ठीक है, तो जो इसीलिए जो बोलते हैं उसको वापस लाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। जो वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, दैट एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये एक्स पे डिपेंड कर, जितना आप एक्स बढ़ाओगे, यानी जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे उसको, उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। या फिर हम लेते हैं और एफ इज इक्वल टू के एक्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, ये एक्स जो मैंने वहां पे लिखा है, therefore x will be equal to f by k, जो मैंने यहाँ पे लिखा है।
where K is spring constant, where K is spring constant, जो हमारे पास फार्मूला है। इसी तरह पोर्शन एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के लिए मैंने एक्सप्रेशन निकाला, अगर आप अपना नोट्स देखोगे, आप अपना प्रीवियस लेक्चर देखोगे, तो वहां पे हमने निकाला है पोर्शन एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। तो अब x का वैल्यू मैंने ऊपर निकाला है f/k, देयरफॉर इट विल बी 1/2 k। तो ये जो ब्रैकेट में मैंने f/k लिखा है, ये इस x का वैल्यू है जो यहाँ पे x था, ठीक है। तो इट विल बी, फिर ये बन जाएगा f स्क्वायर बाई k स्क्वायर, नीचे वाला का एक k और ये k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कोई k नहीं बचेगा, ऊपर सिर्फ f स्क्वायर बच जाएगा, आप खुद करना ये, और नीचे एक k बच जाएगा, क्योंकि नीचे दो k थे, k स्क्वायर था नीचे, उसका एक k और ऊपर वाला k कट जाएगा। तो अब ये फोर्स एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हमारे पास ये फार्मूला है, क्योंकि हमें f भी दिया हुआ है, एफ नहीं दिया हुआ है और के दिया हुआ है, क्योंकि फोर्स भी दिया हुआ है, फोर्स सेम है, दोनों स्प्रिंग्स पे फोर्स सेम है। अगर आप 10 न्यूटन रखोगे एक के लिए, तो दूसरे के लिए भी आपको 10 रखना है, एक के लिए 5 रखोगे तो दूसरे के लिए भी 5 रखना है, यानी तो आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया एक स्प्रिंग पर भी और दूसरी स्प्रिंग पर भी, लेकिन उनका जो ये फोर स्प्रिंग कांस्टेंट था वो अलग अलग था, एक का था 1500 न्यूटन पर मीटर और दूसरे का था 3000 न्यूटन पर मीटर। सो फॉर फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू, ठीक है। तो फोर्स एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग, फॉर फर्स्ट स्प्रिंग, ठीक है, फर्स्ट स्प्रिंग के लिए हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना है 1500 न्यूटन पर मीटर। देयरफॉर फोर्स एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग, जो मैंने ऊपर रिलेशन निकाले, ये फार्मूला यूज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 k स्क्वायर, और दैट विल बी इक्वल टू 1/2 f स्क्वायर बाय k, और फिर k का वैल्यू देंगे, दैट विल बी f स्क्वायर बाय 1500, 1/2 f square by 1500, so that will be equal to f square by 3000. Similarly, port energy of second spring will be Pu2 is equal to 1/2 k square, तो वो निकलता है 1/2 f square by k, that will be equal to 1/2 f square by 2 into 3000, that will be f square by 6000, ठीक है। तो पहले का पोर्ट एनर्जी निकला है हमें f square by 3000, और दूसरे का निकला है f स्क्वायर बाय 6000, ठीक है। अब पहली वाली को आप डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, वी गेट Pe1 बाय Pe2, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, वी गेट Pe1 बाय Pe2 इज इक्वल टू f स्क्वायर बाय 3000 डिवाइडेड बाय ये जो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, ये वाला f स्क्वायर बाय 6000, so that will be equal to f square by 3000 into 6000 by f square, f square और f square कैंसिल हो जाएगा, 6000 को 3000 से डिवाइड करोगे तो that will be equal to 2, ठीक है, या 2/1 जो भी आप लिखोगे, that will be equal to 2/1, therefore Pe1 is to Pe2, ठीक है। portion energy of the ratio of portion energy of first spring to the portion energy of second spring will be equal to 2 is to 1. So that was all about today's topic. From Monday, inshallah, we will start new chapter. Thank you for watching. अपने नोटबुक में ये लिखा है प्रॉब्लम।